अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में तकरीबन करंट अफेयर्स जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है तकरीबन उसी पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज क्योंकि ईद के दिन हैं और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो हम आज के प्रोग्राम में ज़रा हटके जो है वो बात करेंगे। अगर बात करें पाकिस्तान में, अगर देखें तो मेडिकल का शोबा हो, सियासत हो, सहाफ़त हो, सिविल सर्विसेज हो, कई शोबे हैं, स्पोर्ट्स हो गया, उसमें ख़वातीन ने हर शोबे में अपना एक नुमायाँ किरदार अदा किया है। हमने देखा है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन को कई चैलेंजेस का मुख्तलिफ़ मकामात पर सामना ज़रूर करना पड़ा है। और हाल ही में अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें कमी के बजाय इजाफा हुआ है। हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से बातचीत हो या दीगर इक़दामात के हवाले से वक्तन ब वक्तन बात ज़रूर होती रही है, लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद और तमाम चीज़ें होने के बावजूद अभी तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें रोकथाम हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनमें इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। ख़वातीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं और उनके जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में ऐसी यंग ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड में मुख्तसर वक्त में बड़ा एक नुमायाँ किरदार, अपना एक नाम और एक मकाम हासिल किया है। सदारती एवार्ड समेत कई एवार्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कशमाला तहसीन साहबा, डिप्टी कलेक्टर हैं, और इसी के साथ साथ नाइला कियानी साहबा जो कि कोपेमा हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन यूसुफ साहबा जो सीनियर सहाफ़ी हैं। नाइला, सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे नाइला शुरू करेंगे कि हाल ही में हमने कुछ तस्वीर देखी, कुछ खबरें पढ़ी जो कि पहले भी रिपोर्ट होती रही हैं कि आपका जो अपना शादी का जो फ़ोटोशूट था वो आपने K2 पर किया था। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया, फिर हम जो आगे चैलेंजेस हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर आप वो जो ब्राइडल शूट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली 2018 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था K2 बेस कैंप पे। वहाँ पे हम अपना मतलब वी वांटेड टू सेलिब्रेट आवर वेडिंग एंड फोटो शूट करना चाहते थे, और वो 2018 में किया। 2020 में मैंने जब वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाली तो वो जस्ट वेंट वायरल। तो ये आइडिया किसका था नाइला? एक्चुअली मेरा ही था। मुझे K2 देखने का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से, और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी पहले। मतलब पहले छोटे थे तो घर से इजाजत मिलना मुश्किल था, फिर मतलब वो पूरा प्लान करना, पहले तो पता भी नहीं था K2 कहाँ पे। तो बस मेरा बहुत शौक था कि K2 माउंटेन को देखना है। तो फिर मैंने ही प्लान किया था कि यही इतना बड़ा इवेंट है हमारा, मतलब वेडिंग का फोटोशूट, वो वहां जाके करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कई आपसे मुतल्लिक जो खबरें हैं, जो आपने अवार्ड्स हासिल किए, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस फील्ड का इंतखाब आपने उसी दिन से शुरू किया था? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आप वहाँ पे गई, फ़ोटोशूट आपने किया, तो उसके बाद आपने उस फील्ड का इंतखाब भी किया और फिर आपने बाज़ाब्ता तौर पर ये शुरू किया। क्या ये हकीकत है कि उस दिन के बाद आपने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम शुरू किया था? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब मैं उस ट्रैक पे थी तो अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को स्कर्दू से वापस जाना पड़ा था, तो वो इवेंचुअली उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम अकेली चली जाओ, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू हैव किड्स। तो बच्चों के बाद तो तुम नहीं कर पाओगी, मतलब हम दोनों ने किया था। तो मैं हर रोज इस ट्रैक पे सोची थी कि मैं इधर कभी नहीं वापस आऊंगी। लेकिन आई गॉट इंस्पायर्ड बाय क्लाइंबर्स जब मैंने उनसे मिली वहां पे, और जब वापस आई थी तो देन एक स्ट्रेंजर ने मुझे मैसेज किया था कि वुड यू लाइक टू क्लाइंब अ पीक। ठीक है, नौशीन आपसे बात करेंगे खास तौर पर। हम तो काफ़ी अरसे से आपको पार्लियामेंट के अंदर बाहर भी देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, आपसे सीखते भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा है। लेकिन अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप सहाफ़त में कब आई, कैसे आई, किसी से इंस्पायर होके आई, अपना एक पैशन था, कैसे आई? नादिर, जब मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया तो उस वक्त नया स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, मीडिया बूम आ रहा था, मैस कम्युनिकेशन, मीडिया न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे, कैमरा बना था। उस टाइम मैंने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब अपनी जर्नलिज्म में ही जाना चाहिए। मैंने कोशिश की, और आप सार आलम थे उस टाइम, वो वक्त टीवी द नेशन में होते थे, और उन्होंने मुझे वहाँ पर हायर किया। उसके बाद फिर वहाँ से मेरा जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट हुआ। फिर ऐसा करके डिफरेंट जगहों पर मैंने काम किया, डॉन में भी काम किया मैंने, फिर मैं जियो में चली गई। लेकिन स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ था, और मुझे यही था क्योंकि बचपन में आपको जब हम छोटे थे तो पाकिस्तान में CNN और BBC की नशरियात बहुत दिखाई जाती थी।
उनको देखकर एक इंस्पिरेशन होती थी कि काश हम लोग भी इसी तरह की रिपोर्टिंग कर सकें जैसे ये लोग कर रहे हैं, बहुत इंस्पायर होते थे। तो वो एक बेसिक वजह बनी कि जिसकी वजह से मैं जर्नलिज्म की तरफ माइल हुई। फिर उस टाइम मीडिया बूम भी उसी टाइम आ गया पाकिस्तान में। तो ये 2007 के अराउंड मैंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया और उसके बाद से अब तक इसी शोबे से वाबस्ता हूँ और रिपोर्टिंग ही कर रही हूँ। तो अभी पछतावा तो नहीं है? नहीं, पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो बंदा हेक्टिक हो जाता है, बहुत थक जाता है। जैसे ईद के मौके पर ड्यूटी करना, घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हैपनिंग्स हो रही होती है तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं कि वो बहुत सारी चीजें जो बाकी लोग नहीं देख रहे, वो आप अपनी आंखों से देखकर लोगों को बता रहे हैं, आप विटनेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मतलब मजा देती हैं, आप इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं अपनी फील्ड को। और इसी वजह से आज तक शायद हम मतलब मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं जर्नलिज्म से वाबस्ता इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फील्ड को। और इसके साथ साथ मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड भी, मेरी फैमिली जो थे, मेरी बहन भाई, वो मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा से मेरी जर्नलिज्म के लिए रहे। तो वो फिर ज्यादा अच्छा लगता है कि आप इंजॉय करें जिस चीज को, वो काम करना तो हमें सबसे अच्छा है। ठीक है, कशमाला ये बताइएगा कि हम मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं या क्या होना चाहिए, कैसे बेहतर हो सकता है माहौल ख़वातीन के लिए। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका CSS की तरफ कैसे आना हुआ, किसी ने मोटिवेट किया, किसका फैसला था? नादिर, मेरा सिविल सर्विस में एक तो फैमिली की तरफ से था। माय नाना वाज इन द सिविल सर्विस, उनको बड़ा शौक था। मेरे 2 मामू उन्होंने दिया, दे कुड नॉट क्लियर, उस वक्त रिटर्न क्लियर हो गया, एलोकेट नहीं हुए, तो मेरे नाना को भी बड़ा शौक था। एंड देन मूविंग ऑन, अ क्लास फेलो ऑफ माइन एट NUST, शी टॉप्ड द एग्जाम, सो दैट वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन। व्हेन शी टॉप्ड द एग्जाम, आई वाज वर्किंग एट टेलेनॉर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट ड्रेनिंग, आपको पता ही होगा। तो उससे फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि आई शुड गो टूवर्ड्स पब्लिक सर्विस, थोड़ा सा एक मीनिंग की तरफ रुझान हुआ कि आई वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल। तो उस क्लास फेलो से भी इंस्पायर होके थोड़ा फैमिली का भी था, एंड देन ग्रेजुअली द रियलाइजेशन दैट लॉन्ग टर्म में आई डू वांट टू डू समथिंग दैट इज मीनिंगफुल एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स माय कंट्री। तो उससे जो है फिर मैंने आई केम टुवर्ड्स CSS। लेकिन सिविल सर्विसेज के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे हमने चैलेंजेस की बात की, हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए जिस पर हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं। लेकिन माहौल कैसे बेहतर होना चाहिए सिविल सर्विसेज के हवाले से? जो ख़वातीन हैं, जो यंग आती हैं, उनके लिए क्या बेहतर होना चाहिए? जो शिकायतें आती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, आपके नज़दीक कानून साजी भी मौजूद होती है लेकिन उसके बावजूद कुछ शिकायतें ज़रूर आती हैं, तो आपके नज़दीक उस माहौल को, उन शिकायतों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा कानून साजी की गई है। डेफिनेटली इन द पास्ट 2 decades काफी ज्यादा कानून साजी की गई है, थैंक्स टू एक्टिविज्म एज वेल, एंड थोड़ा गवर्नमेंट का भी इस तरफ रुझान था, तो चीजें तो इम्प्रूव हुई हैं। अगर मैं अपनी सर्विस को देखूं तो आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान कस्टम्स इज वेरी इंक्लूसिव, इट्स अ यूनिफॉर्म्ड सर्विस, और द बल्क ऑफ योर जूनियर्स जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं दे आर मेल, लेकिन वो डिफरेंस कभी आपको महसूस यहाँ पे नहीं होता है सच कि वो आपको उसी तरह रिपोर्ट करते हैं जिस तरह एक यूनिफॉर्म मेल ऑफिसर को करते हैं। हाँ, जहां तक वाइडर सिविल सर्विस की बात है या ग्रेटर रिफॉर्म की बात है, तो एटीट्यूड्स चेंज करने की जरूरत है। हमारे पास लॉ की कमी नहीं है, हमारे पास एंटी वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है, इसी तरह के 3-4 और एक्ट्स हैं जो मोर देन इनफ है टू कवर द लेजिस्लेटिव स्लाइड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा एटीट्यूड, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, जो जनरल सोसाइटी वाइड एटीट्यूड है वो चेंज होना बहुत जरूरी है। अभी काफी हद तक चेंज आया है, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पे देखें जहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा सा जो बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे दे स्टिल लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वहां पे एजुकेशन, एक तो एजुकेशन को फरोग देना जरूरी, दूसरा ये कि ज्यादा इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। अब अगर हम देखें बाकी पुलिस सर्विस में भी आप देखें तो काफी सारी खवातीन आ रही हैं, तो ग्रेजुअली एक चेंज आ रहा है। ठीक है, ठीक है। नायला, ये बताइएगा कि
पहले भी जब बात की थी और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने कई जो बुलंद चोटियां हैं वो भी सर करने में आपको कामयाबी हासिल हुई है। ओवरऑल आप बताएंगी कि कितनी बुलंद चोटियां हैं जो अभी तक आपने वो सर की हैं, कोई रिकॉर्ड जो है वो आपने कायम किया है? दुनिया में 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, और 8000 मीटर की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि उसके बाद डेथ जोन स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम होती है। 14 में से मैंने 11 कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 रह गई हैं, तो आई एम प्लानिंग टू क्लाइंब 12th one इंशाल्लाह, अटेम्प्ट इट नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ओवरऑल 8000 से ऊपर की जो आप बात कर रही हैं, एक वही है या इसके अलावा भी पाकिस्तान के या बाहर भी हमने देखा कि आपने कुछ पहले भी जिक्र किया था? तो मैंने अभी मेरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो सिर्फ 8000 मीटर से ऊंची पीक्स का है, और 8000 मीटर की एक्चुअली एक पीक भी आप अपनी लाइफ में सबमिट करें तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मैं पाकिस्तान में 5 है, मैंने पांचों की पांचों इंक्लूडिंग K2, नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक सबमिट किए हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर बात करें तो मैंने एवरेस्ट, लोटसे, अन्नपूर्णा जैसी मतलब टोटल 11 पीक्स की हैं, और ये पाकिस्तान, नेपाल और चाइना में है 11 पीक्स। ठीक है नौशीन, आपने पहले जिक्र तो किया कि सहाफत की वजह से कई ईदें जो है आपने मिस की हैं। ओवरऑल कभी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर हो या उन्होंने कहा हो कि ये कौन सी नौकरी है कि आप ईद भी जो है वो बाहर कर रही हैं? नहीं, इत्तेफाक से मेरी फैमिली ने हमेशा ही सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि चलो हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं टाइमिंग, जैसे मेरे हस्बैंड और मैं इवनिंग शाम के टाइम मैं आमतौर पे कोशिश करती हूँ मॉर्निंग्स में अपनी ड्यूटीज कर लूँ। हाँ, अलबत्ता पहले टेररिज्म बहुत ज्यादा होती थी, आपको याद होगा, और नादिर ईद के दिनों में स्पेशली टारगेट किया जाता था, एक्टिव इस तरह के वाकयात हो जाते थे। उन दिनों विजिलेंट रहना और कोई अपने आप को महफूज करना, वो एक बड़ा हार्ड हमें टाइम होता था। लेकिन मेरी फैमिली ऑफकोर्स मेरे आगे एक्सप्रेस तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि मेरी फैमिली उस टाइम वरिड होती थी जब मैं उन दिनों में करती थी। लेकिन वो यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको पता है इसकी फील्ड है और ये जाती है और अपने काम करती है, तो कोई इस तरह से फैमिली को ऑब्जेक्शन नहीं होती, क्योंकि बाकी टाइम होता है हम लोग। वैसे कितनी ईदें मिस की हैं आपने? मेरे ख्याल में मैंने जिंदगी में पहली बार ईद जो अपने घर वालों के साथ मनाई है वो 2023 की ईद थी। मतलब 2007 से लेकर 2023 तक मैंने अपनी दोनों ईदें अपने ऑफिस में ही बनाई हैं, और 2023 में मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेके गए थे टूर के ऊपर, और हमने वहां पे अपनी पहली ईद जो थी वो सेलिब्रेट की थी। तो इसी तरह से फिर मेरा दिल किया कि मैंने अपने ऑफिस में भी कहा अगली नेक्स्ट ईद आई, मैंने कहा इस ईद को मैं छुट्टी कर लूं। तो मेरे बॉस ने मेरी तरफ देख के कहा नौशीन मतलब आप आ नहीं सकती हैं, ईद पे लोग कम हैं। मैंने कहा फर्स्ट डे तो मैं ईद के नहीं आऊंगी, जब अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगी तो शायद 1-2 ईदें ऐसी हैं जो मैंने अपनी फैमिली के साथ इस दौरान मनाई हैं। उसके अलावा मेरी सारी ईद जो है ऑफिस में गुजरी। वो भी एक अच्छा एंटरटेनिंग होता है, पार्क्स में जाते हैं, लोगों को देखते हैं वो ईद कैसे मना रहे हैं, स्पेशली बड़ी ईद के ऊपर बारबेक्यू कर रहे होते हैं लोग, वो बड़ा एक मजे का इवेंट होता है। लेकिन नौशीन, हमने पार्लियामेंट के अंदर आपने रिपोर्ट भी किया है, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई कवानीन जो है वो मंजूर भी हुई हैं, करारदादें भी आती रही हैं, लेकिन हमेशा जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनमें जब रिपोर्ट्स आती हैं तो वो तशद्दुद के वाक़यात में कमी के बजाय इजाफा ही नज़र आता है। इसकी वजूहत आपकी नज़र में क्या है? मेरे ख्याल में हमारे लोगों का ना एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदल रहा। एक तशद्दुद को हमारे सारे ही लोग बचपन से ही मैंने देखा है, लोगों के अंदर एक तशद्दुद को पसंद किया जाता है, मतलब लोग तशद्दुद पसंद हो जाते हैं। बच्चे भी आप देखें तो फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी तरह मैं हमें लेजिस्लेशन से एक जरूर मैं फ़र्क समझती हूँ पड़ा है, अब रिपोर्ट शायद ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। पहले होता था कि वाक़या हो गया तो खवातीन बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि मना किया जाता था किस तरह की बात घर के अंदर ही रह जाए। अब उससे हवाले से मुझे लगता है कि शायद ज्यादा खवातीन आकर अपने वाकयात जो हैं, जिनके साथ वाकयात हो रहे हैं, रिपोर्ट करें। अलबत्ता बेचारी खवातीन प्रेशर में आके, सोशल प्रेशर्स में आके अपने केसेस विड्रॉ कर लेती हैं जरूर, लेकिन रिपोर्ट अब हमें पहले से ज्यादा हो रहे हैं। और एक और भी बात है, अब मैं अपने इलाकों में एटीट्यूड देखती हूँ, क्योंकि हमने भी टाइम गुजारा, वो टाइम भी हमने देखा जब खवातीन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो लोग कहते थे कोई बात नहीं, घर की बात है। लेकिन अब इलाके के लोग भी उठ के आ जाते हैं और वो कहते हैं जिस खातून के साथ कुछ हुआ होता है, ज्यादती हुई होती है, उसको तशद्दुद किया गया होता है, उसके घर के भी बाहर हमने देखा लोग आ जाते हैं, लोग रोकते हैं, आके रोकते हैं, लड़ाई छुड़वाते हैं, आके फिजिकली भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। इस तरह की भी बातें देखी जो मेरे ख्याल में अवेयरनेस की वजह से आना शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को पुलिस की जानिब से, मुझे लगता है कि आप के पास अगर एक केस रिपोर्ट हो गया तो आप फिर उसके ऊपर जो सजा बनती है जिस बंदे ने तशद्दुद किया है, हमारे मुल्क में सेलिब्रिटीज के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा नसीबुल्लाह का वाकया हुआ है, तो मेरे ख्याल में पुलिस को भी चाहिए कि वो उसको ये ना कहे कि वो डोमेस्टिक घर का मामला था,
बल्कि वो उसको थोड़ा सा आगे लेकर चले और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर। हाँ, लेकिन ये जो आपने विड्रॉ करने की बात की, आपको लगता है कि ये भी प्रेशर में आके विड्रॉ किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब एक खातून बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर मतलब बिल्कुल परेशान हो जाती है तो फिर वो जाती है। और मैंने कुछ इस तरह के केसेस भी देखे नादिर जिसमें हस्बैंड तशद्दुद नहीं कर रहा होता बल्कि इन लॉज तशद्दुद कर रहे होते हैं, और उसमें कुछ हस्बैंड भी बेबस। मुझे एक आधा केस मेरे सामने इस तरह का आया कि हस्बैंड भी थोड़ा बेबस दिखाई दे रहा था कि वो किस तरीके से अपनी वालदा को या अपने घर के बाकी अफराद को इस डोमेस्टिक वायलेंस करने से रोके। तो मेरे ख्याल में कि वो प्रेशर जो आते हैं ना, फैमिली का प्रेशर, बहन भाई भी आ जाते हैं, फिर लड़की के माँ बाप भी आ जाते हैं। लेकिन मैंने इस तरह के बोल्ड केसेस भी अब देखे हैं कि वालिदैन ने कहा कि अगर लड़की के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मैंने अपने साथ की फ्रेंड्स में विटनेस किया कि तशद्दुद की वजह से शादी के चंद ही दिनों के बाद अलहदगी इख्तियार कर दी। वालिदैन ने कहा कि मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं भेजा था कि आप उनके ऊपर तशद्दुद करें। तो ये माशरे में तब्दीली भी आ रही है इस हवाले से। कशमला, हमने आपकी जहाँ पर ड्यूटी है, आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है, उस हवाले से हम बात करें तो तकरीबन ये रिपोर्ट होता रहता है कि कस्टम ने जो है वो इतना ड्रग्स, अगर बात करें दीगर अशिया जो हैं वो जब्त कर ली हैं। आपके अपने करियर में कौन से ऐसे केसेस हैं, बड़े केसेस, जो आपने आपके क्रेडिट पे हैं और आपने वो बड़ा अच्छे तरीके से उनको हल किया हो? अभी तक तो क्योंकि हम नंबर ऑफ केसेस कर चुके हैं, नंबर ऑफ पोस्टिंग्स हो चुके हैं, सो देयर आर मेनी केसेस, सबकी मैं बात भी नहीं कर सकती। एंटी स्मगलिंग में मैंने काम किया हुआ है, उसमें जो है फेक करेंसी के, इंडियन करेंसी के केसेस जिनका एक टेरर फाइनेंसिंग एस्पेक्ट हो सकता है या अदरवाइज कोई एस्पेक्ट हो सकता है, उसके केसेस किए हैं। फिर ड्रग्स के हमने काफी केसेस किए हैं, आइस काफी ज्यादा मल्टीपल केसेस मैं कर चुकी हूँ उसके। एंड उसके अलावा जो आपकी रेवेन्यू लीकेजेस होते हैं, स्मगलिंग होती है जो जिसमें आप ड्यूटी टैक्स एवेजन करते हैं, उसके भी मैं काफी केसेस कर चुकी हूँ एंड मल्टीपल एयरपोर्ट्स पे कर चुकी हूँ टू डेट। नहीं, लेकिन एक तो हम शायद कहीं रिपोर्ट में भी पढ़ रहे थे जिसमें आपका नाम भी था और आपको उस पर कोई एप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया था। वो शायद पेशावर के हवाले से था जहां पर आपने कुछ जब्त किया था, वो रिपोर्ट भी हुआ था। वो केस किस हवाले से था? वो केस बल्कि बड़ा मेमोरेबल केस भी है बिकॉज इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट बिग केसेस, जिसमें हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस थी कि दिस पर्सन विल अटेम्प्ट टू स्मगल डॉलर्स आउट पाकिस्तान, और वो किसी इलीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आया और वहीं से अब वो बाहर जा रहे हैं। तो उसको हमने स्वात से फॉलो किया उस बंदे को, एंड वी केप्ट फॉलोइंग हिम फॉर 2 days। उसकी CDR वगैरह निकाल के उसकी लोकेशन हम ट्रैक कर रहे थे, एंड उसको फिर हमने पेशावर एयरपोर्ट पे बिल्कुल बोर्डिंग से पहले उसको हमने एप्रीहेंड कर लिया था। और हमने उसको, मेरा फर्स्ट केस था, आई वाज वेरी नर्वस, और वो ज्यादा तैयारी बंदा करके जाता है, ओवर प्रिपेयर होके जाता है, वो वाला मेरा हाल था। पैसेंजर की तरह मैंने गेटअप किया हुआ था, आई वाज नॉट इन यूनिफॉर्म। तो दैट वाज अ मेमोरेबल केस, और बड़ा केस भी था जो हमने सक्सेसफुली कर लिया था, और उस केस की वजह से बाकी भी हमें काफी केसेस में हेल्प मिली थी। सो वो उस केस पे मुझे अप्रिसिएशन। लेकिन जी, लेकिन नायला, आप बताइएगा कि आपके हवाले से तो जब हम तस्वीर देखते हैं, कुछ लोग तस्वीर देखते हैं, तो वो बड़ा खौफ भी महसूस करते हैं। आप जब आपने मुख्तलिफ जब बुलंद चोटियां सर की, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा जब आपको कोई डर, कोई खौफ महसूस हुआ हो? मोस्टली टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग क्लाइंब करते हैं तो रीजन अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा कामयाबी दी है, तो डर को दबा के मतलब हम आगे जाते हैं, तो डर नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन 2-3 ऐसे इंसिडेंट थे। एक दफा K2 की बॉटलनेक के बाद इतने ज्यादा हम लोग मतलब वी वर स्लीपलेस फॉर मेनी डेज, काफी दिन से नींद पूरी नहीं हुई थी। उस हाइट पे जाके ना आपसे खाया नहीं जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम होती है, तो इट अफेक्ट्स ऑल योर बॉडी। तो स्लीपलेस एंड टायर्ड थे बहुत ज्यादा। तो वो बॉटलनेक भी बहुत लंबी क्यों थी। वी क्रॉस द डेड बॉडी, तो मतलब डेड बॉडी को भी देख के आपके ना थोड़ी सी कैफियत चेंज हो जाती है। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम, इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैं इतना डर गई थी कि व्हाट इफ अल्लाह ना करे कि मैं यहाँ से घर ही नहीं जाऊं, ये मतलब यहीं पे रह जाऊं।
तो उस वक्त मैंने अपनी जो 2 मेरी छोटी बेटियां थी है अभी माशाल्लाह, उनको याद किया कि they are my strength and I have to do everything I can to go back home. तो उसके बाद ना मतलब जब आपको डर लगता है ना, we need to use fear कि वो उसको यूज करके और ज्यादा फोकस्ड हो. तो that's exactly what I did. मैंने उसके बाद I made sure कि मेरा हर स्टेप, हर जो अगर आई सेक्स यूज करी हूँ, जुमा यूज करी हूँ, अपने वो जो पाँव पे हम लोग क्रैम्पॉन्स इक्विपमेंट पहनते हैं वो 100% एक्यूरेट हो. इवन मुझे लग रहा था जीरो एनर्जी है, बट उस जो डर था ना थोड़ा सा, उसकी वजह से I was more focused and alhamdulillah I managed to reach the top and submit K2 successfully. लेकिन नाला हमने ये भी देखा है जो मुख्तलिफ कोपेमा हैं उनसे जब हमारी बातचीत पहले भी हुई है तो वो मुख्तलिफ अपने वाक़यात भी बताते हैं कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ हमारे कोलीग थे वो कई दफ़ा उनमें से कई मिसिंग भी हो गए, कई जो कोपेमा हैं उनको मुश्किलात भी दरपेश आई. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ जो आपके कोलीग साथ हों, खुदा न खास्ता वो कोई मिसिंग हो गए हों या वो वहाँ पर रह गए हों, कोई ऐसा वाक़या? बिल्कुल, बहुत से पहाड़ों पे ऐसा हुआ है कि कुछ हमारे जो क्लाइंबर्स थे, हमारे साथ टीम मेंबर्स थे, दोस्त थे, वो वहीं पे ही रह गए, उनकी डेथ हुई. एक जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉड पीक में वो एक रिवर था, उसमें बह गए, वी नेवर फाउंड हिम. इसी तरह के बहुत, मेरा जो सेकंड लास्ट एक्सपीडिशन था उस पे हमारे जो क्लाइंबर्स थे, 2 मेरी टीम के थे, 2 एक और, लेकिन जो दूसरी टीम के थे उनमें से भी एक दोस्त थी, वो 4 मर गए, उनमें से 2 की डेड बॉडीज नहीं मिली. तो इस तरह का बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली. बहुत कम इसमें से एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, इनमें से काफी थे जो कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से थे. और जो ये जो 4 लोगों की डेथ हुई थी, ये आपस में ना टॉक्सिक कंपटीशन कर रहे थे, व्हिच यू शुडंट डू इन द माउंटेन्स. तो यस अनफॉर्चुनेटली. और एक K2 बेस कैंप पे मैंने एक पुरानी डेड बॉडी निकली थी, आई बेरिड दैट at K2 base camp. तो we unfortunately see a lot of that when we climb. ठीक है नौशीन, हमने सहाफ़त के हवाले से जब बात की, चैलेंजेस के हवाले से, आजकल का माहौल आपके सामने है कि एंकर्स अफेयर हो रहे हैं, पिका का कानून आ गया है. कोई आपने किसी खबर पर आपके ऊपर कोई दबाव आया हो, कोई प्रेशर हो, फिर वो बाहर से हो या फैमिली की तरफ से हो, कभी कहीं से कोई धमकी मिली हो? धमकियां भी मिलती हैं, आपको पता है, और खबरें बहुत सारी इस तरह की है नादिर, मतलब काउंटलेस खबरें ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ इत्तेफाक से हो गया. अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मुझे एक याद आती है तो एक दफ़ा कमेटी ऑफ द होल हो रही थी और उसमें मैं बैठी हुई थी और कोई और ज्यादा रिपोर्टर्स, शायद ही कोई रिपोर्टर साथ बैठा हुआ हो. तो वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट मैंने एज इट इज, क्योंकि मैं बिल्कुल जो वर्ड बाय वर्ड में चीजें लिखती हूँ, मैंने वो लिख के रिपोर्ट कर दिया. जब रिपोर्ट किया तो पहले तो वो चलता रहा, फिर बाद में वो बड़ा मसला बन गया क्योंकि वो कोई इंटरनेशनल मामला था और उसके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई. सारे ऑफिस वालों ने कहा तुमने सही से सुना था. मैंने कहा मैंने 100% सही सुना था, लिखा भी था, और ऑफिस बहुत ट्रस्ट भी करता है, ये भी बात है, मेरा ऑफिस बहुत ट्रस्ट करता है. तो लेकिन उस खबर के ऊपर बड़ा प्रेशर आया, जिनके से वो मुतालिक बात थी वो काफ़ी नाराज़ भी हो गए. और इसके अलावा फिर मुख्तलिफ इवेंट्स से जिस तरह के उनके अंदर कुछ रिपोर्टिंग की और उनके ऊपर भी लोग मेंबर्स नाराज हो गए, उनकी तरफ से बहुत गुस्से का इजहार किया गया, फिर कुछ की तरफ से थ्रेट भी आ गया. तो लेकिन फैमिली जो है मेरी वो हमेशा सपोर्टिव रही है. उन्होंने कहा परेशान और डरना नहीं है. मेरे हस्बैंड, मैं फिर कहूँगी, बार बार कहूँगी, बहुत सपोर्टिव है. मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव है, बहन भाई बहुत सपोर्टिव है. तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं है, मतलब काम है ना, मुश्किल तो हर जगह पर ही हो जाता है, कोई नहीं इशू. लेकिन ये होता है कि कुछ इस तरह की भी चीजें थी जो कि जैसे हमें कहा गया कि ये रिपोर्ट नहीं करनी है, मतलब हमने बना ली खबर लेकिन हुआ कि ये रिपोर्ट नहीं होनी, क्लियरेंस नहीं आ रही. वो ट्वीट कर दी, उसके ऊपर भी आ गया कि ये ट्वीट हो गई है तो डिलीट करना. तो इस तरह की भी बातें हो जाती हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म में हमें करियर है. और मैं अफेयर तो मतलब क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, खबरें रुक जाती हैं, लेकिन एक बात दूसरी भी है कि जो एक्चुअल न्यूज़ होती है, मतलब आप उसको इस तरीके से, मुझे ये लगता है आप उसको इतना जनरलाइज करके दे दो कि मीनिंग भी कन्वे हो जाए, आपकी खबर भी ऑन एयर हो जाए. हाँ. और पता भी ना चले कि आपने बात कर दी. तो मैंने ये भी एक टैक्टिक सीखी है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल होती है उनको इतना धीमा करके दे देती हूँ उन खबरों को कि वो चल भी जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि वो चल गई है. कंट्रोवर्शियल तरीन बातें हैं. तो कोई एक खबर या कोई एक लम्हा जहाँ पे आपने सोचा हो कि यार नहीं, अब नहीं करना चाहिए, वो प्रेशर बहुत है,
माजी में आपको याद होगा कि सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कुछ सेनेटर्स ढूंढ रहे थे कि नौशीन कहाँ है। बिल्कुल, और पता है इंटरेस्टिंग बात है, नाम नहीं लूंगी उन सेनेटर्स का क्योंकि डेफिनेटली, और एक खबर मैंने उनके हवाले से कर दी थी, और जिस सेनेटर के ऊपर शक था कि इन्होंने शायद दिया, उनसे भी लोग नाराज हो रहे थे, और मुझसे तो बहुत लोग नाराज हो गए थे उस खबर की वजह से, और बड़ा गुस्सा किया, कुछ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, और बाद में खुलवाना पड़ा जाके कि प्लीज अनब्लॉक तो कर दें इसे। और लेकिन ये हुआ था कि मेंबर्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है कि मेंबर्स में होती है, पार्लियामेंटेरियंस में होती है। तो खबर मैंने जिन के बारे में की, बाद में अच्छी उन लोगों से दोस्तियां भी हो गई, तो वो भी कोई मसला नहीं है, मतलब हो जाता है। और जो आप जिक्र करें कि थ्रेट्स भी आ जाती थी, और जो मेंबर्स नाराज हुए थे, बल्कि एक मेंबर तो इतना नाराज हुए कि उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं, उन्हें बहुत गुस्सा हुए, और फिर बाद में मुझे उनसे रिलेटेड ही एक खबर मिली, और मैंने कहा कि ये वाला आपके खिलाफ एक्शन होना है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा चलो अगर होगा ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हुआ। तो लेकिन नादिर कभी भी मतलब डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक चीज रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, एटलीस्ट आप अपने ऑफिस में, मैंने ऑफिस से तो कभी सेल्फ गेट कीपिंग नहीं की, ऑफिस में एज इट इज जो भी खबर हुई उठा के बिल्कुल एज इट इज रखी, जितनी मर्जी वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, और ऑफिस को पता होता है कि दुरुस्त खबर है, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस बहुत ट्रस्ट करते हैं। बल्कि एक दफा एक वाकया हो गया था, मुझसे एक्सीडेंटली एक चीज स्लिप हो गई थी जो नहीं थी, और मैंने उसको इंस्टेंट डिलीट किया, लेकिन मेरे ऑफिस को लगा कि नौशीन ने कह दिया है तो ये दुरुस्त होगी, और उन्होंने वो खबर, वो मेरा ख्याल है तहरीकत में बात थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड बैठी थी, तो वो गलती से स्लिप हो गई, और वो फिर चल गई, और पैमरा का नोटिस भी आ गया, ऑफिस में भी बड़ा डांट पड़ गई, और जो असाइनमेंट एडिटर थे जिन्होंने एयर की थी, तो उनको सबने कहा, तो उन्होंने कहा कि नौशीन ने रिपोर्ट किया था, मतलब इतना करते थे, तो इस वजह से ये सब कुछ हो गया। कशमाला, हम ईद के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे, चैलेंजेस के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जैसे नौशीन ने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी जॉब की वजह से कई जो फैमिलीज़ में गेट टुगेदर होते हैं, समटाइम्स वो या ईद हो गई वो मिस की हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं। आपने अपनी जॉब की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आपको ईद बाहर करना पड़ गई हो, गेट टुगेदर हो, लेकिन आप उसमें शरीक ना हो सकी हो? अच्छा, आई एम वेरी लकी इसमें कि अभी तक मेरी सिर्फ एक ईद ऐसी है जो मैं नहीं गुजार सकी फैमिली के साथ, बाकी सब ईदों पे मुझे छुट्टी मिल गई है। तो इसमें मेरे बॉसेस का भी काफी हाथ है कि दे ट्राई कि अगर आप स्पेशली अगर घर से दूर पोस्टेड है तो दे फैसिलिटेट यू कि ईद पे आप घर जाएं। और उसके अलावा मेरी सर्विस भी इट्स वेरी उस तरह बहुत अच्छी है कि अगर एक बंदा ईद के पहले दिन चला गया तो दूसरा बंदा दूसरे दिन चला जाए, तो वी मैनेज, फ्लेक्सिबल होता है उस तरह, तो उतना ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है, इवन दो इट्स अ 24/7 जॉब। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ईद घर पे ही मनाऊं, और मैंने मोस्टली घर पे ही मनाई ईद। लेकिन कशमाला, चलें, लोग तो आपको बतौर डिप्टी कलेक्टर देखते होंगे, आपका काम देखते होंगे, जैसे आपने अप्रिसिएशन लेटर्स का जिक्र किया वो भी मिलते होंगे, लेकिन कुछ पहलू हर एक की लाइफ में ज़रूर होते हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। वो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप खुद घर में क्या बना लेती हैं, क्या पका लेती हैं, कभी कोई फरमाइश आपसे होती है, आप खुद भी कोई कुकिंग कर लेती हैं? मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ, और जब आप खुद फूडी होते हैं तो फिर आपने अपने लिए कोई अरेंज भी करना होता है कोई अच्छा खाना, तो मैं बना लेती हूँ, बेकिंग कर लेती हूँ मैं, और देसी में काफी कुछ बना लेती हूँ। मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ, डिफरेंट डिशेस बनाती रहती हूँ, और उसके अलावा इटालियन बना लेती हूँ। एंड वैसे मुझे इतना शौक है कि मैं अक्सर जो है इस तरह की देखती रहती हूँ, जो टीवी शोज भी आते हैं जो शेफ्स होते हैं वर्ल्ड फेमस, तो कोशिश करती हूँ कि आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम एज वेल। इट्स अ हॉबी एज वेल फॉर मी, एंड आई एम अ फूडी एज वेल। तो मेरी फैमिली फरमाइश भी करती है, और मैं अपने लिए भी बहुत ज्यादा कुकिंग करती हूँ। लेट नाइट जो उठ के आपको अगर मजा ना आए खाना खाने का, तो फिर आप खुद अपने लिए जब बनाते हैं तो यू नीड टू कुक, यू नीड टू हैव द स्किल, तो इसलिए कुकिंग तो मैं करती हूँ, और फूडी भी मैं हूँ। अच्छा, ठीक है नायला, हम बात कर रहे थे आपकी एक रूटीन के हवाले से। अगर हम पूछें तो आपकी डाइट हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई, आप अपनी रूटीन
आप अपनी चीज़ें किस तरह मैनेज करती हैं? क्या आप, जैसे हमने कशमाला से पूछा, आप क्या बना लेती हैं, क्या खाने में ज़्यादा पसंद है? मैं खाने में मैं फ्यूजन डिशेस बनाती हूँ, पाकिस्तानी मिक्स विद वेस्टर्न डिशेस। और मुझे आई थिंक बैलेंस डाइट की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स एज एन एथलीट और जनरली आई टेक केयर ऑफ माय डाइट, तो मैं ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाने नहीं बनाती हूँ, उनसे दूर रहती हूँ। कभी कभी ऑफ कोर्स कभी क्रेविंग होती है तो वो खा लिया जाता है, लेकिन मेरी रूटीन में ज़्यादातर रोस्ट है, अगर मतलब पास्ता वगैरह है, जिस ऑयल बेसिकली ऑयल एंड स्पाइसी कम है, और मैं बना लेती हूँ और अच्छा बनाती हूँ। जो घर के काम में ना, मैं सफाई आई गेट हेल्प एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट। और इसके अलावा आई थिंक एक आपने एक्सरसाइज एंड डाइट का पूछा, तो एक्सरसाइज आई थिंक मेन थिंग इज फॉर अस वुमेन। मैं भी आई स्ट्रगल, आई एम एन एथलीट, लेकिन मुझे भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए घर से निकलना एक्सरसाइज के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट आई बिलीव इन हेल्दी मूवमेंट, तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो अगर आप बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में ब्रश करें, आप स्क्वाट उसके साथ ही करें। जस्ट लुक फॉर यूट्यूब करें इजी एक्सरसाइजेज, जो आप कुछ टीवी भी देख रहे हैं, आप उसके साथ आप कर सकते हैं मैनेज। तो आई जस्ट मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ, बैलेंस डाइट विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। अगर मैं मेरे कोई चैलेंज नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन नायला, जैसे हमने बाकियों से पूछा कि कौन से ऐसे मौके थे, वो ईद हो या दीगर मौके हों, वो आपने कितने मिस किए हैं अपनी लाइफ में, कि अपने काम की वजह से आप फैमिली के साथ आप ना मिल सकी हों, आप बाहर हों? एक्चुअली जब से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, जो 3 साल पहले स्टार्ट की थी, उसमें बहुत कम ईदें मैंने घर पे मनाई है। ये वाली पहली ईद है जो मैं अपने घर पे होंगी, क्योंकि जो क्लाइंबिंग सीजन होता है वो पाकिस्तान में समर होता है और नेपाल में, चाइना में स्प्रिंग सीजन होता है। तो वो ईद पिछली कुछ सालों में ईदें ऑफ कोर्स इन्हीं सीजन में आ रही हैं, तो मेरी एक भी ईद घर पे नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। तो वो सेक्रीफाइस था मेरी तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी, लेकिन ये ईद अल्लाह का शुक्र है घर वालों के साथ मैं मना रही हूँ काफी टाइम बाद। नौशीन, हम जैसे चलें बात की बाकियों से, आप खुद क्या बना लेती हैं, मैनेज कैसे करती हैं टाइम, कैसे किस टाइम घर जाना होता है? नादिर, मैं पार्लियामेंट के सेशन जब ओवर होते हैं उसके बाद आती हूँ, और आपको पता है मैं इलेक्शन कमीशन भी देखती हूँ, प्रेसिडेंसी भी मेरी बीट है, तो बहुत हेक्टिक रूटीन है मेरी। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन 10 o'clock आपको पता है उसकी हियरिंग होती है, वो खत्म करके फिर मैं वेट करना, फिर घर में पहुंचती हूँ। कोई रात को जब सेनेट के सेशन होते हैं तो आपको पता है 8-9 बजे तो बन जाते हैं, आमतौर पर बहुत लेट पहुंचती हूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल प्रायोरिटी होती है घर का खाना खाना, क्योंकि बाहर का खाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अपने हस्बैंड को भी मैं बिल्कुल चाहती हूँ, वो भी बहुत फूडी भी है वो, तो उनके लिए देखिए नादिर, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो मुझे अपने ट्रेडिशनल खाने हैं, मुझे तो वही पसंद है ना, मैं देसी खाने खाती हूँ, और अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बहुत लाइट फूड करती हूँ, क्योंकि कोशिश होती है कि ज़्यादातर ऐसा खाना बहुत लाइट ऑयल यूज़ करना। लेकिन अभी चूंकि रमज़ान है, तो रमज़ान के दिनों में मैंने स्पेशली जो हमारे ट्रेडिशन है, मसूर की दाल के पकौड़े, काले चने, वो जो हमारे रिवायती खाने थे, मैंने उनके ऊपर बहुत फोकस रखा। इसके अलावा क्योंकि मेरे बहन भाइयों के बच्चे गेट टुगेदर्स होते हैं, तो उन सबको बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो वालदा के घर हर हफ्ते मुझे वो बिरयानी भी बनानी पड़ती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बिरयानी की एक्सपर्टीज उसकी थोड़ी सी डेवलप हो गई है। वो कि मैं कभी कभी थक भी जाती हूँ कि यार इस दफा भी बिरयानी बनानी पड़ रही है मुझे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब्जियां बनानी बहुत मुश्किल होती है, सब्जियां बनानी गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि हेल्थ इशू है तो वो बनाना। कशमाला, आप बताइएगा कि चले हमने मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जैसे पहले बात की, या जैसे नौशीन ने भी जिक्र किया, आपको कभी कोई किसी केस में कोई प्रेशर आया है, कभी आपने फील किया है कि इस केस की वजह से आपके ऊपर कोई दबाव है, फिर आपने अपने सीनियर से डिस्कस किया हो? जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि आपका इदारा, आपके सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक लम्हा ज़रूर होता है जहाँ पर इंसान जो वो कोई प्रेशर फील करता है, कोई परेशान होता है। ऐसा कभी वाकया आपके साथ पेश आया है? प्रेशर तो रूटीन में आता है, बिकॉज आप जब किसी की चीज कोई बहुत वैल्यूएबल कॉन्फिस्केट करता है, तो एवरी पर्सन ट्राइज कि वो कोई आपके ऊपर प्रेशर लेके आए, या किसी कांटेक्ट के थ्रू, या अदरवाइज भी लोग थ्रेटन करते हैं। थ्रेटन करने वाले को तो बंदा अपने लेवल पे ही देख लेता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा, आप देखते हैं हमारी
ब्यूरोक्रेसी में भी ये चीज बड़ी इंट्रेंच्ड है कि लोग सिफारिश ढूंढते हैं कि ऊपर से कोई दबाव डालें, तो वो बहुत ज्यादा रूटीन में आता है। अगर आपकी पोस्टिंग सेंसिटिव हो, हर पोस्टिंग पे नहीं होता, बट कुछ सिलेक्टेड पोस्टिंग्स में इफ यू हैव अ गुड पोस्टिंग एंड यू रूटीनली मेकिंग केसेस या रूटीनली आपके पास जो है। लेकिन कशमाला एक चीज ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके मुताबिक एक चीज बड़ी सोशल मीडिया पर भी होती है, बड़ी तनकीद भी होती है कि आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा होता है, गाड़ी है उस पे ब्लू बत्ती लगी हुई है और आप मतलब एक लाइफस्टाइल जो कंपेयर किया जाता है बाकियों से वो बड़ा हटके होता है। वाकई ऐसे ही है या आपको भी कई चैलेंजेस और इस तरह नहीं है जिस तरह लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं? सोशल मीडिया पे कुछ सिलेक्टेड लोगों की प्रोजेक्शन की वजह से एक ओवरऑल शायद ऐसा इमेज आ जाता है कि बहुत ज्यादा कोई वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज या वेरी लेविश लाइफस्टाइल, बट दैट्स नॉट द ट्रू पिक्चर। हमारी सैलरीज शायद मार्केट से कम कंपिटिटिव ही हो, हाँ वी डू हैव व्हीकल्स, बिकॉज उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारी एक 24/7 किस्म की जॉब है, ऑपरेशनल जॉब है, यू नीड अ व्हीकल, तो व्हीकल तो आपको प्रोवाइड होता है। उसके अलावा जो है इट्स नॉट अ ट्रू पिक्चर। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी अब ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वो ज्यादा प्रोजेक्ट कर जाते हैं, लेकिन वो अक्सर बहुत ही एक बायस्ड और बहुत ही एक फ्लैशी पिक्चर दिखाता है विच इज नॉट ट्रू। हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी आते हैं, कभी कभी ऐसी पोस्टिंग होती है वहां पे कोई व्हीकल नहीं मिलता, आपको रहने की जगह भी नहीं मिलती आपको, यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स योरसेल्फ, आपकी सैलरी इतनी नहीं होती। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग इन द सिविल सर्विस, उससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी और उस वक्त की जो मेरी सैलरी थी, अब भी सर्विस में इतने अरसे साल करने के बावजूद उस वक्त की सैलरी मेरी इस सैलरी से ज्यादा है। तो दैट्स नॉट अ ट्रू पिक्चर। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग दिखाते हो इस तरह का, लेकिन फॉर द वाइड मेजॉरिटी ठीक है, इट्स नॉट ट्रू। हाँ नौशीन, एक आखिरी सवाल होगा कि हमने देखा है कि इस वक्त कई यंग जर्नलिस्ट जो हैं वो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। आपको याद होगा कि अब ये भी शिकायतें आ रही हैं कि मिस रिपोर्टिंग बहुत होती है। आपको याद होगा कि करारदाद पेश भी नहीं हुई थी और रिपोर्टिंग हो गई कि वो करारदाद मंजूर भी हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? जो यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, आप उनको क्या तजवीज़ देंगी, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में जो यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मैं हमेशा बताती भी, उन्हें समझाती भी हूँ कि बहुत फोकस्ड रह के सुने। 8-8, 9-9 घंटे तक सेनेट के सेशन चले। आपको याद है रजा रब्बानी के दौर में कितना सेनेटर रजा रब्बानी के दौर में चला करते होते थे। उस दौरान फोकस्ड रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर होता था मुझे कि सुबह के टाइम मेरी मिसिंग ना आए। तो नादिर, मैंने जो काम किया वो कॉन्सेंट्रेट इतना ज़्यादा करती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई आकर बैठ भी जाए, अक्सर आप भी आकर बैठ जाते थे, रजिया मेरी दोस्त है वहाँ के बैठ जाती थी, मैं उनको नहीं देखती थी, मैं अपना काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे फोकस्ड रहना। तो मैं नए जर्नलिस्टों को यही समझाती हूँ, सिखाती भी हूँ कि आप फोकस्ड रहे और सुने। और उसमें एक मेरे इदारे की तरबियत का भी हाथ है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं नई आई जियो में, मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने लिखा, कुछ टिकट लिखा, तो मुझसे हमारे जो सैनिटरी एडिटर थे उन्होंने पूछा कि नौशीन, वो कह रहा है हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, ये भी क्लियर करो। तो फोकस फिर मैंने फोकस किया कि ये भी बातें गलत कर देती हैं, खबर को मिस रिपोर्टिंग करती है। फिर बैठ के सामने एजेंडा उठाकर सामने रखना, क्वेश्चन आवर के क्वेश्चन को हाथ में रखना, ताकि आप एक्यूरेट रिपोर्ट करें और कोई गलती ना हो, क्योंकि हमारे पास अब गलती की गुंजाइश नहीं होती और हमारे चैनल्स की ज्यादा पकड़ भी होती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, कशमाला तहसीन साहिबा, नाइला कियानी साहिबा और नौशीन यूसुफ साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है कि आपका ईद का दिन जो है और ईद की तैयारियां अच्छे से आप कर रहे होंगे और ईद का दिन भी आपका खुशी से और अच्छा गुजरेगा। आप सबको हमारी तरफ से एडवांस कहें ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।